हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की मेरी कहानी है दर्द। ऑटो वाला सवारी का इंतज़ार कर रहा था। मैं लगभग 20 मिनट से बैठी प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उसे सवारी मिले और वह चले। मन में बेचैनी है पर खीज नहीं। मैं अभ्यस्त हो गई हूँ इंतजार की, और चारों ओर धुएं का गुबार उगलते, कान फोड़ू शोर करते, फर्राटा भरते वाहनों की। जाने कितने चेहरे रोज आंखों के सामने से दौड़ते भागते गुजरते हैं, और मैं निर्विकार उन्हें देखती हूँ। कहने को तो वे सब मेरे देशवासी, मेरे शहर के लोग हैं, लेकिन सभी अजनबी हैं। किसी किसी से किसी को कोई सरोकार नहीं। मोहल्ले के ही अधिकतर लोगों को मैं नहीं जानती। रोज की तरह भीड़ की भागदौड़ को निहारते मैं गुम हूँ कि एक कांपती खरखराती सी आवाज़ कानों में पड़ती है। रथ यात्रा चलोगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, बैठिए अम्मा। ऑटो वाला सवारी मिलने की खुशी में उमंग पड़ता है। कितना लोगे? 10 रुपये। 5 ले लो बेटा, मैं हमेशा 5 देती हूँ। वृद्धा की वृद्धा का मुनहार करता स्वर दयनीयता सा लगने लगता है। अरे, किस जमाने की बात कर रही हो अम्मा? पेट्रोल इतना महंगा है, किराया बढ़े कई महीने हो गए हैं। ऑटो वाला खींच कर कहता है। नहीं, 5 रुपये ले लेना। चलना है तो बोलो, नहीं तो मैं दूसरा ऑटो ढूंढ लूँगी। अरे जाइए जाइए, सुबह सुबह बोनी के टाइम में तंग मत करिए। पूरे ऑटो स्टैंड में पता कर लीजिए, कोई 5 रुपये लेने को तैयार नहीं होगा। अगर जा अगर चले तो चले जाइए। ऑटो वाला गुस्से से भरा बैठा है। अच्छा भाई, चलो, जल्दी पहुंचना है। हथियार डालते हुए वृद्धा बड़बड़ाती है। बगल में बैठी वृद्धा के शरीर का कंपन महसूस करती मेरी नज़रें उनकी हथेलियों पर जा टिकती हैं। झुर्रियाँ भरी उभरी हड्डियों वाली उंगलियों पर नाम मात्र का मांस शेष है। कलाइयों में एक एक पीतल के कड़े हैं। बाएं हाथ में एक रक्षा सूत्र बंधा है जो बहुत पुराना लग रहा है। सूती बदरंग साड़ी में लिपटा अनवरत कांपता शरीर इतना कमजोर है कि लगता है एक ठोकर में भर भरा जाएगा। लेकिन गोरे चेहरे पर एक देवी मुस्कान व चमक है। आंखों पर मोटे लेंस का भद्दे फ्रेम वाला चश्मा भी चेहरे के सौंदर्य को कम नहीं कर सका है। चौड़ा माथा, धसी आंखों की धनुषाकार धूसर दो भौहें, पिचके लेकिन दमकते गाल, तीखी नुकीली नाक में सरसों के दाने जितनी सोने की लौंग, और पतले होठ जिनकी लालिमा 70-75 की सा उम्र भी बरकरार है। मैं मुग्ध सी उन्हें कुछ देर तक देखती रह जाती हूँ। रथ यात्रा चौराहा आ गया अम्मा, उतर जाओ। ड्राइवर ने ऑटो बाईं ओर किनारे लगा दिया है। वृद्धा कांपते हाथों से अपने थैले में से टटोलने लगती है। रुमाल की गांठ में 50-50 के 2 नोट दिखते हैं। एक ऑटो वालों को थमाती है। देखो तो कितने का है, साफ दिखता नहीं बेटा। उतर जाओ अम्मा, हो गया। ऑटो वाला 50 का नोट रख लेता है। 10 रुपये ही था ना बेटा? वृद्धा ने के स्वर में संशय था। 10 रुपये नहीं थे भैया, 50 थे। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम शर्म नहीं आती? बुजुर्ग महिला को लूट रहे हो। ऑटो वाले की इस हरकत ने मुझे झंकोर दिया। बहुत देर से दबा हुआ मेरा गुस्सा फूट पड़ा। आपसे मतलब, आप अपना काम कीजिए। इन्होंने 10 ही दिया था। लज्जित होने के बजाय आंखें तरेरता हुआ वह गुर्राया। इनके पैसे वापस करो, वरना। उसकी बेईमानी और बदतमीजी से आहत थी मैं। वरना क्या कर लोगी? हाँ, चलो उतरो, तुम भी यहीं उतरो। लोगों को इकट्ठा होते देख वह आग बबूला हो गया। उसने वृद्धा की बाहें पकड़कर ऑटो से बाहर खींच लिया। बेचारी गिरते गिरते बची। चलो अब तुम भी उतरो। इससे पहले कि वह बदतमीजी पे उतारू हो, मैं खुद उतर गई। देख रही हो ना बेटी, कैसे कैसे लोग हैं। दुख और अपमान से वृद्धा का गला रूंध गया था। मेरे कारण तुम्हें भी। अरे नहीं नहीं, मुझे दुख है कि मैं आपके 40 रुपये वापस नहीं करा सकी। मारे शर्म और विवशता के मैंने उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। जाने दो, ऐसे बदमाशों के मुंह नहीं लगना चाहिए। उन्होंने बात को ख़त्म करना चाहा। उनकी थरथराती काया को सहारा देने के लिए
जैसे ही मैंने उनकी बाहें पकड़ी, लगा जैसे किसी गर्म तवे पे हाथ पड़ गया हो। अरे, आपको तो तेज बुखार है, ऐसी हालत में आप घर से क्यों निकली? कोई नहीं है क्या घर में? इतना तेज बुखार है, सारा शरीर कांप रहा है। घर कैसे जाएंगी? कहाँ रहती हैं आप? मैंने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। मेरा घर नज़दीक है, रिक्शे से 15 मिनट का रास्ता है, चली जाऊंगी। अब तुम जाओ। पैर घसीटती वह रिक्शे की ओर मुड़ने लगी। कहाँ रहती हो? पता तो बताइए, शायद मेरे कॉलेज जाने वाले रास्ते में ही पड़ता हो। उन्हें इस हालत में छोड़ने के लिए मन कतई तैयार नहीं हो रहा था। उनकी ही उम्र की अपनी दादी मुझे बेतरह याद आने लगी थी। गणेश धाम कॉलोनी के 23 नंबर मकान में रहती हूँ। सूखे होठों पर जीभ फिराती, प्यास से बेचैन लड़खड़ाती आवाज़ में वह बोली, अरे वह कॉलोनी तो मेरे कॉलेज के रास्ते में भी पड़ती है दादी। चलिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ते हुए निकल जाऊँगी। मेरे बहुत दबाव डालने पर वह साथ चलने को तैयार हुई। पढ़ाती हो क्या? जी हाँ, मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। घर में कौन कौन है? पानी पीकर उन्हें राहत मिली और आवाज़ में थोड़ी ताजगी घुल गई थी। सभी हैं, सास ससुर, पति और 2 बेटियां। घनिष्ठता के रेशमी एहसास में मन गदगद हो रहा था। मेरी बहू भी तुम्हारी उम्र की ही है। छोटा सा नटखट पोता है, बेटा इंजीनियर है और बहू बैंक मैनेजर। दोनों बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर थक हार कर घर लौटते हैं, लेकिन आते ही मेरे लिए परेशान हो जाते हैं। खाना टाइम से खाया कि नहीं, दवा ली कि नहीं, अम्मा को छुटकू ने कान्हा ने तंग तो नहीं किया। नौकर है सारा काम करने के लिए, लेकिन बहू जब तक अपने हाथों से मेरे लिए खाना नहीं बनाती उसे चैन नहीं मिलता। दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ईश्वर ने जब पति को वापस बुलाया तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐसे में बहू बेटे ने इतना सम्मान दिया कि जीवन आसान हो गया। घर में ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। संतुष्टि और गर्व से उनका चेहरा दीप्ति कर रहा था। आप इतने बुखार में अकेले क्यों निकली? बात यह है बेटा कि सावन का पहला सोमवार है, सोचा दर्शन कर लूं। आज उपवास है, शायद कमजोरी से बुखार हो गया है। ड्राइवर बीमार था, आया नहीं। मैंने सोचा 1 घंटे का ही तो काम है, जल्दी जाकर दर्शन कर आती हूँ। अरे देख, मेरा घर आ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। ईश्वर तुझे खूब खुश रखे। आशीष से भरी पूरी हथेली मेरे माथे को सहला गई। उन्हें सहारा देकर रिक्शे से उतारा और सड़क के किनारे बनी एक खूबसूरत सजी सवरी कोठी के सामने छोड़ आई। नेम प्लेट पर सुंदर अक्षरों में नाम लिखा था, सावित्री निवास। मैंने अनुमान लगाया कि उनका नाम सावित्री होगा। अभी मैं रिक्शे पर बैठने वाली ही थी कि उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनो बेटा, मैं भूल गई थी, प्रसाद तो लेती जाओ। उन्होंने लाल चुनरी में बंधी छोटी सी पोटली मुझे थमा दी। इतना सारा प्रसाद अपने लिए नहीं रखा? रखा है ना इस थैले में, इसे तुम रख लो। जल्दी जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। मुस्कुराते हुए वह बोली। कॉलेज के लिए देर हो रही थी, लेकिन मन में अनूठी शांति थी। बहुत दिनों के बाद मन लायक काम किया था मैंने। प्रसाद पर्स में डाला, सोचा स्टाफ रूम में खोलूंगी और सबके साथ बांट कर खाऊंगी। स्टाफ रूम में चाय पीते हुए प्रसाद का ध्यान आया। पोटली खोली तो उसमें शिव महिमा की पुस्तिका भी थी, जिसके बीच में एक पुरानी सी फोटो थी। ध्यान से देखने पर सावित्री जी की प्रौढ़ावस्था की फोटो लगी। साथ में शायद उनके पति थे। उनका घर मेरे रास्ते पर ही पड़ता था, इसलिए फ़ोटो लेकर वापसी में उनके घर पहुंची। गेट पर चौकीदार ने कहा, जरा सावित्री जी को बुलाओ, उनका सामान मेरे पास रह गया है। वो तो क्लब गई हैं। मुझे अजीब नज़रों से घूरते हुए उसने कहा, इतनी तबीयत खराब थी फिर भी चली गईं? घोर आश्चर्य से मैं बुदबुदाई, वह तो एकदम भली चंगी हैं जी। चौकीदार ने मेरी बड़बड़ाहट सुन ली थी। ठीक है, ये फ़ोटो उन्हें दे देना, बोलना जो सुबह आपको छोड़ने आई थी उन्होंने दिया है। फ़ोटो लेकर घूरते हुए वह बोला, ये मेम साहब तो नहीं हैं? कहीं आप सुबह वाली बुढ़िया की बात तो नहीं कर रही? यह घर कभी उसका था, अब साहब ने खरीद लिया है। बुढ़िया के बहू बेटे मकान बेचकर जाने कहाँ चले गए, इसे यहीं पास के वृद्धा आश्रम में छोड़ गए। वहाँ से मंदिर जाने के बहाने यहाँ आती है और मकान के बाहर बैठी पागलों की तरह घूरती रहती है।
साहब का आदेश है कि उसे घर में घुसने ना दिया जाए, पर वो मानती ही नहीं, अंदर जाने की जिद किए रहती है। आज तो धूप में बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। पानी छिड़क कर उठाया और दूर तक खदेड़ आया हूँ। किसी दिन इसके चलते मेरी नौकरी चली जाएगी, देख लेना। आप गुस्से से भरा चौकीदार अपने सुर में बोलता चला जा रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।